नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लाख टके की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कल यानी सोमवार से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है। इस बार सदन की कार्यवाही काफी हाईटेक तरीके से होगी और इसके लिए विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए। उधर सत्र से पहले बीजेपी विधानमंडल दल की भी बैठक हुई, जबकि समाजवादी पार्टी के विधायकों की भी बैठक हुई है। तो सोमवार से सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। बात रखेंगे कि नई सरकार नया सत्र शुरू कर रही है और वो भी बजट सत्र। तो इतनी कम बैठकें भी नहीं होनी चाहिए जितना एजेंडे में आया है। ज़्यादा से ज़्यादा बैठकें होनी चाहिए। बजट सत्र है, महीनों महीने चलना चाहिए। सारे मुद्दे टच होना चाहिए, चाहे कार्य स्थगन की सूचना हो, चाहे 51 की सूचना हो, चाहे 300 की हो, चाहे 301 की हो। ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को मौका मिलना चाहिए कि उनकी सूचनाएं ली जाएं और उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। हम लोगों ने आज जो कार्य मंत्रणा हुई उसमें हम लोगों ने ये सुझाव दिया कि क्योंकि ये बजट सेशन है और पहला बजट सेशन है 18वीं विधानसभा का, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सदन चलना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पे चर्चा होनी चाहिए। हम सब चाहते हैं कि सदन लंबा चले और बजट के हर बिंदु पे चर्चा हो और प्रदेश का विकास हो। ये हम सब लोग की इच्छा है और इसी को लेकर के हम लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। निर्बाध रूप से सदन चले और जो अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता को हम सभी राजनीतिक दलों से, सभी विधायकों से है, उनकी हम पूर्ति कर सकें। इस विषय में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी दलीय नेताओं की आपसी सहमति बनी। योगी सरकार 2.0 का ये पहला सत्र है। सरकार इसी सत्र में 27 मई को बजट पेश करने वाली है। जानकारी के मुताबिक बजट में महिलाओं और किसानों पर फोकस हो सकता है। क्या बड़ी बातें बजट में देखने को मिल सकती हैं, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। बिल्कुल, तो 6.5 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है। खेती, किसान, महिलाओं पर ये बजट केंद्रित हो सकता है। इसके अलावा युवा रोजगार स्ट्रक्चर पर भी फोकस रहेगा। ये बड़ी बातें जो आपको बजट में देखने को मिल सकती हैं। बजट लेकर हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। 6 लाख करोड़ के आसपास का हमारा बजट होगा। उसमें विकास कार्यों को गति देने के लिए जो रुके हुए कार्य थे, कोरोना काल के दौरान आपने देखा था बहुत सी चीज़ों पर विराम लगा हुआ था, उसको गति देने के लिए हम तेजी से नई नीति के साथ में चर्चा और परिचर्चा करेंगे और विपक्ष से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो एक सकारात्मक भूमिका में आए, क्योंकि अगर उनको भी लोगों ने मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का, तो कम से कम विपक्ष भी एक सकारात्मक रोल में रहना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का विकास करना, उनको सुरक्षा देना और नई नई चीजों की तरफ आगे बढ़ाना उत्तर प्रदेश को। लाख टके की बात यह है कि किसानों को बजट में क्या मिल सकता है। किसानों को मिलेगा खुश होने का मौका। तो क्या कुछ किसानों के लिए रह सकता है वो आपको बता दें। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा संभव है। करीबन 1800 करोड़ रुपए सालाना खर्च इसका आएगा। इसके अलावा आलू, टमाटर, प्याज के लिए एमएसपी गारंटी की भी उम्मीद की जा रही है। छुट्टा जानवरों से राहत दिलाने पर भी फोकस रहेगा। साथ ही प्राकृतिक खेती और मेगा फूड पार्क की स्थापना को लेकर भी फोकस रहेगा। तो किसानों की हमने बात की, किसानों को बजट में क्या मिल सकता है। और अब देखिए कि महिलाओं के लिए क्या ऐलान हो सकते हैं इस बजट में। पहली बड़ी बात यह है कि कन्या सुमंगला योजना की राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। 15,000 से बढ़ाकर उसको 25,000 रुपए किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन बढ़ सकती है और साथ ही माध्यमिक विद्यालयों के नवीनीकरण को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। और अब आपको दिखाते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य और युवाओं को क्या कुछ मिल सकता है इस बजट में। पहली बड़ी बात यह है कि विश्वविद्यालय और आईआईटी की स्थापना पर फोकस होगा। अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर में विश्वविद्यालय के लिए बजट संभव है। और दूसरी तरफ रोजगार और स्वरोजगार की योजनाओं के लिए भी घोषणा की जा सकती है। बजट में फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन बांटने पर जो व्यवस्था की जानी है उस पर भी फोकस हो सकता है। सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र बनाए जा सकते हैं। नए डायलिसिस केंद्रों की स्थापना के लिए प्रावधान भी किया जा सकता है। तो औद्योगिक क्षेत्र और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया जा सकता है।
अगर बात करें ओडीओपी, तो इसके लिए क्या खास व्यवस्था हो सकती है वो आपको सबसे पहले बता दें। औद्योगिक क्षेत्रों के कायाकल्प पर सरकार का फोकस रह सकता है। स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए ऐलान संभव है। गांवों का विकास, शुद्ध पेयजल और नई बसों के लिए भी बजट उपलब्ध करवाया जा सकता है। बरेली, झांसी जैसे शहरों में मेट्रो सुविधा के लिए भी बजट पेश किया जा सकता है, यानी कि बजट में इसे भी तवज्जो दी जा सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की मीटिंग अपने पीछे वही सवाल छोड़ गई जो लंबे वक्त से पूछा जा रहा है। क्या शिवपाल यादव और आजम खान नाराज हैं? ये एक बड़ा सवाल जो इस वक्त सामने आ रहा है। दरअसल विधानमंडल दल की मीटिंग में शिवपाल यादव और आजम खान शामिल नहीं हुए। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी में रहेंगे। नाराजगी की खबरें आई कि नाराज हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता, मेरी उनसे बात नहीं हुई। तो सवाल वही बना हुआ है, क्या आजम खान नाराज हैं? क्या आजम खान कल से शुरू हो रहे सत्र में शामिल होंगे? इन तमाम सवालों के बीच समाजवादी पार्टी का दावा यही है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी में रहेंगे। समाजवादी पार्टी उनके साथ है और वो विधानसभा के सत्र में आएंगे और आ करके भारतीय जनता पार्टी ने 28 महीने जो उन पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय किया है वो अपने मुख से उसका वर्णन करने का काम करेंगे। बैठक में आते तो ज्यादा अच्छा होता। उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, उन्होंने कहा है कि हम बैठक में नहीं आ सकते हैं। आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी के बयानों पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब समाजवादी पार्टी कह रही है कि आजम खान सत्र में शामिल होंगे, इसी बीच आजम खान ने तबीयत खराब होने की बात सामने रख दी है। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। इसलिए कि मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। देखिए, शपथ तो लूँगा, कोशिश कर रहा हूँ मेरी तबीयत ऐसी रहे कि मैं सफ़र कर सकूँ। तबीयत तो अच्छी नहीं है, कोशिश करूँगा। अब आजम खान के इन बयानों का क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि जहां आजम खान किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब देने से बच रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों में भी विरोधाभास नजर आता है। सदन की मीटिंग क्या कल रहेंगे? हाँ, सदन की मीटिंग में रहूंगा। अच्छा, आजम खान साहब भी रहेंगे? हाँ, आजम साहब भी रहेंगे, माननीय विधायक जो है अब्दुल आजम साहब भी रहेंगे। ठीक है, ये तो अब आजम साहब से मेरी तो मुलाकात हुई नहीं। अब आजम खान आए हैं, खुशी की बात है, बाहर आए हैं। हाँ, एक बड़े नेता हैं, पार्टी के फाउंडर पर्सन हैं आजम खान साहब, और उनके रहने से समाजवादी के सभी विधायकों को एक मजबूती मिलेगी, एक मोरल बूस्टअप मिलेगा। आजम खान सत्र में शामिल होंगे या नहीं, अभी सिर्फ सवाल है। उधर अखिलेश यादव से शिवपाल यादव की नाराजगी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शिवपाल यादव जी जो है वो विधानसभा के अंदर भी 2 दिन नहीं आए और वो पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उस समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव तो जीते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना रखी है और वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। मतलब ये कि समाजवादी पार्टी आजम खान और शिवपाल यादव पर सीधे तौर पर कुछ नहीं बोलना चाहती है। अब सबकी नजर कल शुरू होने वाले सत्र पर टिकी है कि आजम खान कल सदन में आते हैं या नहीं, और आते हैं तो क्या बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, जिससे पेट्रोल 9 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। कटौती के बाद लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम की है। तेल जो कम हुआ ये तो राजेश खन्ना की मूवी की तरह हो गया कि पहले बढ़ा दो 3 गुना दाम, उसको फिर कम कर दो।
अब 96, अब ऐसे तो पहले 75 रुपए भी था, अब 75 रुपए तो नहीं रहा। तो अगर कम हुए तो राहत है, नहीं तो क्योंकि इस समय तो पेट्रोल और डीजल के बहुत ज्यादा हाई फाई रेट हो रहे हैं, गाड़ी चलानी मुश्किल हो रही है। अब 9.5 रुपए से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी महंगाई हो रही है, 9.5 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा। इतना कहाँ 70 रुपए लीटर था, कहाँ आज 110 105 रुपए लीटर हो रहा है। इसको अच्छा ही देखते हैं हम, राहत है पहले से, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा काम किया सरकार ने, सपोर्ट करते हैं इस चीज़ का। जी ये काफ़ी अच्छा हुआ है और मुझे लगता है इससे हम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल का जो रेट था अभी तक लगभग 105-6 रुपये था और अभी मैं देख रहा हूँ 96 पहुँच गया है, तो ये काफ़ी बड़ी राहत है। लेकिन सवाल उठता है कि जब पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए की कटौती हुई है तो राहत ज्यादा कैसे? इसके लिए आपको इसका गणित समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, तो तेल पर टैक्स का दरअसल गणित क्या है वो आपको समझा देते हैं। जो बेस प्राइस है पेट्रोल का, जो पहले की स्थिति थी और अब की स्थिति भी आपको बताएंगे। बेस प्राइस पेट्रोल का था 56 रुपए 35 पैसे, डीजल का 57 रुपए 94 पैसे। इसके अलावा अगर इसमें हम भाड़ा जोड़ देते हैं तो पेट्रोल पर 20 पैसे भाड़ा पड़ता है और डीजल पर 22 पैसे पड़ता है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी को जोड़ देते हैं, 27 रुपए 90 पैसे पहले एक्साइज ड्यूटी थी और डीजल पर 21 रुपए 80 पैसे की एक्साइज ड्यूटी। डीलर कमीशन भी है। हाँ जी, डीलर कमीशन को अगर इसमें जोड़ दें तो पेट्रोल पर डीलर कमीशन 3 रुपए 85 पैसे, डीजल पर 2 रुपए 69 पैसे और इसके बाद वैट जो राज्य सरकार लगाती है, पेट्रोल पर 17 रुपए 13 पैसे और डीजल पर 14 रुपए 12 पैसे। और जब इन सारी चीजों को मिला दिया जाता है तो कीमत कितनी होती है आप समझिए, 105 रुपए 41 पैसे और 96 रुपए 67 पैसे डीजल की कीमत हो जाती है। ये हम आपको दिल्ली के आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है उसके बाद जो नई कीमतें हैं वो भी आप समझिए। बिल्कुल, और अब की क्या स्थिति है वो भी आपको समझा देते हैं। बेस प्राइस अब है 56 रुपए 35 पैसे, डीजल पर है 57 रुपए 94 पैसे और बेस प्राइस के साथ जब भाड़ा जोड़ दिया जाता है तो 20 पैसे पेट्रोल पर भाड़ा लगता है, डीजल पर लगता है 22 पैसे। एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं, 19 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पर, डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे और उसके बाद डीलर कमीशन इसमें आप जोड़ दीजिए, 3 रुपए 78 पैसे पेट्रोल पर, डीजल पर 2 रुपए 57 पैसे और फिर वैट है जो राज्य सरकार की तरफ से लगाया जाता है, 15 रुपए 17 पैसे और 13 रुपए 11 पैसे डीजल पर। बिल्कुल, और अब जोड़कर पेट्रोल की कीमत हो गई है 96 रुपए 72 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे। और चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किन राज्यों ने कितनी राहत दी है, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। केरल में कितनी राहत मिली आप देखिए, पेट्रोल पर 2 रुपए 41 पैसे की राहत दी गई है और डीजल पर 1 रुपए 36 पैसे की। तो दूसरी तरफ राजस्थान की बात करें, यहाँ पर भी वैट में कटौती हुई है। पेट्रोल में राहत दी गई है सरकार की तरफ से 2 रुपए 48 पैसे और डीजल में 1 रुपए 16 पैसे। और केंद्र सरकार के इस कदम के बाद सवाल भी उठ रहे हैं कि राज्य सरकार क्या वैट की दरों में कटौती करेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों से भी कटौती की अपील की है। और इस बीच केरल सरकार और राजस्थान सरकार ने वैट में कटौती की है। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि किसने कितनी कटौती की है। केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर पर भी राहत दी थी और सरकार ने उज्ज्वला योजना के सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिससे सिलेंडर के लिए 840 रुपए 50 पैसे अब चुकाने होंगे, जबकि सामान्य लोगों को 1040 रुपए 50 पैसे अदा करने होंगे। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप में 3 जजों को बर्खास्त कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एडीजी रैंक के 3 जजों पर कार्रवाई हुई है। अशोक कुमार सिंह, हिमांशु भटनागर, डॉक्टर राकेश कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। अशोक कुमार सिंह बदायूं में तैनात थे, हिमांशु भटनागर बलिया में तैनात थे, डॉक्टर राकेश कुमार सिद्धार्थनगर में तैनात थे। हाईकोर्ट 5 जजों के खिलाफ जांच कर रहा था, 2 जजों को दोषमुक्त करार दिया गया था और सभी पर भ्रष्टाचार का आरोप था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।